नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स क्लासेस में। जहां हम आज चालू करने जा रहे हैं रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम साइंस के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक पूरा आपको कंप्लीट रिवीजन और केवल उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके अभी मॉडल पेपर जो रिलीज करे गए हैं उनमें पहला चैप्टर 6 नंबर का बताया गया है और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन बता रखे हैं, टोटल 6 अंक के। और उसके अंदर उन्होंने ये भी दे रखा है कि बहुविकल्प जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। फिर अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन जो आएगा आपके 3 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं कि चैप्टर में सबसे पहले दे क्या रखा है। तो सबसे पहले अपन को यही जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। इसी के मतलब को जानते हुए अपन आगे चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आपके आसपास में होते रहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन अगर आप देखें अपन, तो आपने देखा होगा दूध का दही बन जाना। ये क्या है भाई, पहले दूध था फिर दही बन गया, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार लोहा क्या हो जाता है भाई, बारिश में धूप में इन सब में पड़े पड़े क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन हम अपने आसपास में देखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है भाई, संगठन के अंदर तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और उससे क्या बन जाता है, नया पदार्थ। जैसे दूध का परिवर्तन किसके अंदर हो जाता है, दही में, तो नया पदार्थ बन गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि दही है वो वापस से दूध नहीं बन सकता है। तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, दही की, दूध, वो दूध में वापस परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तनों को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को अपन किस क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आप आ गया होगा आपको समझ में। आगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल आपकी जो किताब में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, मैग्नीशियम का दहन। तो आप अभी अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मैग्नीशियम दहन होता है और क्या क्या उसके अंदर है। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसको देखने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक रूप। तो जैसे अपन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे अपन ने देखा भाई मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, दहन। इसको अपन क्या दहन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया। तो अपन कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं अब हर जगह के मैग्नीशियम का दहन करने पर इतना सब कुछ होता है। ठीक है, ये तो लिखेंगे नहीं। तो अपन इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख देंगे मैग्नीशियम, फिर दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, बीच में लगा देंगे प्लस का चिन्ह, फिर एरो का चिन्ह। एरो का चिन्ह किस साइड होता है, जिस साइड उत्पाद अपन को प्राप्त होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारी समीकरण किसके अंदर लिखी है, शब्दों में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक दो चीजें और देख के चलनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखो, इसी को मैग्नीशियम को प्रतीक के रूप में क्या लिखेंगे, Mg। ऑक्सीजन को प्रतीक के रूप में क्या लिखेंगे, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, MgO लिखेंगे, जो आपने 9th क्लास के अंदर देखा होगा किस प्रकार से ये सूत्र बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन एक है। तो ये क्या है, संतुलित नहीं है समीकरण, क्योंकि जितने अगर इस साइड में प्राप्त हो रहे हो उतनी अपन को इस साइड में प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो समीकरण क्या होती है, संतुलित संतुलित होती है। वो अपन आगे सीखेंगे अभी। ठीक है, फिर तो इस समीकरण को अपन क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण, या क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब जब इसी समीकरण को अपन क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, फिर आगे अगर अपन देखें, आगे अगर अपन देखें तो आगे अगर अपन देखें तो अपना टॉपिक यही है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि अपने पास 2 चीजें होती है। एक तो होता है इस साइड में, और एक होता है इस साइड में। इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं अपन, उत्पाद। इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं उसको तो अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया होने के पश्चात अपन को प्राप्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है, छोटी सी चीज है।
फिर अपन देखेंगे भाई रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक क्यों है उसके लिए देखो, एक नियम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बोलता है भाई, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हो, कि द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही क्या होता है, उसका विनाश होता है। अतः इसको संतुष्ट कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित संतुलित करना पड़ता है। जिस पर जैसे अपन ने अभी ऊपर क्या देखा, तो भाई ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ये तो संतुलन है। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, दो, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो इसको अब बात यही तो चल रही है कि जितने अभिकारक में होने चाहिए उतने उत्पाद में होने चाहिए। क्या है मतलब, यही तो है कि भाई ना द्रव्यमान का सर्जन हो रहा है, ना ना सर्जन हो रहा है, ना विनाश हो रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। इसी को ही अपन को क्या करना है, बराबर करना है। और इसी नियम को संतुष्ट कराने के लिए अपन क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता रहता है परीक्षा के अंदर कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का नाम क्या है। तो उस विधि का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अपन किताब के अंदर कुछ काम की चीजें वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक दो एग्जांपल है। जैसे अब तुमने देखा ही होगा भाई, गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर लोहे का तवा तथा तसली होती है, उसको अपन की आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते तो वो क्या हो जाता है, उसका संक्षरण होना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके अलावा अंगूर का जो किण्वन होता है, भोजन का पकाया जाना, शरीर में भोजन का पचना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये चित्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ये भी आपको देख के जाना है। इसके अंदर भी मतलब आपको ये सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चित्र बनाओ, ऐसा कुछ करके, और ये चित्र आ जाता है। तो ये चित्र आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अब अपन क्या देखेंगे भाई, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो आगे अपन अब देखेंगे कि भाई रासायनिक समीकरणों को संतुलन करते कैसे, ठीक है। तो इनको संतुलित करने के लिए अपन एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर क्या दे रखा है, जिंक H2SO4, जिंक सल्फेट, और इससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ये अपने पास अभी क्रिया है। तो अब हम देखेंगे कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। लगभग चार मतलब 5 से 6 7 बार आ चुका है ये सवाल, अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे कि संतुलित कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, तत्व। तत्व है कौन कौन से इसके अंदर अगर अपन तत्व देखें तो पहला तत्व कौन सा है, अपन को दिख रहा है जिंक, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, सल्फेट। इसको अपन देखो, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को उत्पाद में सीधा सल्फेट प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन SO4 लिखेंगे ताकि अपना संतुलन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले अपन क्या कौन सा था, तो लिखेंगे कि जिंक, ठीक है। फिर अगला कौन सा है अपना, हाइड्रोजन। फिर अगला कौन सा है अपना, SO4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फेट। देखो, अब अपन को ये देखना है कि भाई अभिकारक के अंदर कितने दे रखे हैं, जिंक एक दिख रहा है। फिर उत्पाद में कितने जिंक दिख रहे हैं अपन को, एक दिख रहा है। फिर अपन क्या देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन नीचे संख्या कितनी दिख रही है, दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो अभिकारक के अंदर, क्योंकि ये सारे अभिकारक होते हैं, ये सारे उत्पाद होते हैं, ठीक है। उत्पाद के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन देखें तो वो कितने हैं, दो, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सल्फेट में देखो, सल्फेट के अंदर सल्फेट है कितना, अपन को ये नहीं देखना है कि सल्फेट कितना है, चार है। सल्फेट चार नहीं है, सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन चार है। ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे SO4 कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है। तो इधर भी SO4 एक है, इधर भी SO4 क्या है, एक है। इसका मतलब देखो, 1 1 संतुलित है, 2 2 संतुलित है, और 1 1 क्या है, संतुलित है। इसका मतलब ये समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। और यही अपन को देखना है कि किस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होती है, ठीक है। तो चलो, ये तो अपन ने बिल्कुल संतुलन वाला लिया है। अब अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर एक जो अभिक्रिया है वो असंतुलित है, और उसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे।
तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है भाई, तत्व लिखना है। तो तत्व अपन को पहला क्या दिख रहा है, Fe तो सबको दिख ही रहा होगा, ये साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया H2O से हो रही है, तो यहाँ पे अगला तत्व क्या दिखता है, हाइड्रोजन, और उसके अगला तत्व क्या दिखता है अपन को, ऑक्सीजन। उसके अलावा अपन को और कुछ दिखता नहीं है। ये 3 तत्व है, इन 3 तत्वों को अगर अपन देखेंगे, अभिकारक के अंदर कितने Fe है, वो है अपने पास 1। उत्पाद में देखो कितने Fe है, 3 है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है क्या, तो ये अपन ने 2 लिख दिया है। उधर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपन ने 2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर की साइड में, इधर की साइड में 1 ऑक्सीजन दिख रहा है अपन को, और उधर की साइड में कितने दिख रहे हैं अपन को, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो अपने पास देखो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन तो पहले से संतुलित है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़ेगा कौन, एक तो Fe जिसको अपन आयरन बोलते हैं, एक कौन, ऑक्सीजन जिसको अपन को क्या करना है, 4 करना है, और उधर कितना करना है, 3 करना है। तो यही चीज़ अपन को ध्यान में रखते हुए देखना है कि भाई किस प्रकार से ये बराबर होंगे, ठीक है। तो अपन को यही करना है, क्या करना है, सबसे पहले अपन कर लेते हैं कि इधर देखो उत्पाद में कितने Fe है, 3 है, और इधर कितना है, 1 है। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि Fe कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे Fe कितना हो गया, 3, और यहाँ पे पहले से ही 3 था, तो ये अपन को लग रहा है कि भाई क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अपन इसको पहले कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, अभिकारक है, और अभिकारक में किससे गुणा करा है, 3 से, और किसको गुणा करा है, Fe को। तो अभिकारक यही होते हैं भाई, और अभिकारक में Fe यही है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। आगे आगे अपन किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन किधर वाला संतुलित नहीं है, अभिकारक वाला संतुलित नहीं है, और जबकि उत्पाद वाला तो संतुलित है। वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और 4 अगर इसको ऑक्सीजन को मेरे को 4 बनाना होगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ना भाई। तो यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसे देखें तो देखो अभिकारक वाला ऑक्सीजन है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा। तो ये लो भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही देखो मैंने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्या। इसका मतलब मेरे को इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो 2 की तो रामायण मिट गई अपने पास, 3 3 संतुलित, 4 4 संतुलित। लेकिन जैसे ही अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित करा, खुद का फायदा उठा लिया ऑक्सीजन ने, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, असंतुलित कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8। इसको भी मेरे को क्या करना है, 8 करना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन ने उत्पाद के हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करा है, 4 से। तो ये रहा उत्पाद, ये रहा हाइड्रोजन, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास देखो 3 3, ये आयरन संतुलित है, 8 8 ये भी संतुलित है, 4 4 ये भी संतुलित है। तो इस प्रकार से अपन को रासायनिक समीकरणों का क्या करना है, संतुलन करना है। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल 2025 में एक सवाल आया था, ये असंतुलित समीकरण दे रखी थी, और उसके बाद में इन्होंने बोला था कि इसको संतुलन करना है, और Fe का क्या बताना है, गुणांक बताना है। गुणांक आप सभी को मैथ में पता ही होगा, गुणांक क्या होता है कि किसी भी संख्या के आगे जो भी मल्टीप्लाई लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलित करने के बाद में अपन को क्या समझ में आया कि Fe का गुणांक कितना है, 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों अभी अपन ने सीखा कि भाई किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल अपन ने करे हैं अभी के, भाई इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन इनके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि अभी तक इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकते हैं ये सवाल एबीसीडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, और उसमें से अपन को पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा सही है, गलत है, ठीक है। तो अपन को पता कैसे पड़ेगा कि भाई अपन अब कब से बोल रहे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, समीकरण हो रहा है, तो अपन को पता कैसे पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। 4 तरीकों से अपन को पता पड़ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाई अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले होता है क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे अपन ने देखा होगा, देखो ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को ये क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और मैग्नीशियम जलाने के बाद में अपन को क्या प्राप्त हो रही है, राख प्राप्त हो रही है। तो पहले तो मैग्नीशियम था, और इसके बाद में इसकी क्या बन गई, राख बन गई। तो राख बनते अपन को पता पड़ गया कि क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अगला क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या है भाई, देखो जब अपन PbNO3 और
के आई, जिसको अपन पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे ना, तो अपन को जो पदार्थ है वो क्या प्राप्त होगा, PbI2। और वो किस प्रकार का प्राप्त होगा अपन को, पीले रंग का प्राप्त होगा। पहले ये दोनों व्हाइट होते हैं, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अपन को पीले रंग के अवशेप प्राप्त होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये रंग में परिवर्तन हुआ है। और जैसे ही रंग में परिवर्तन होगा अपन को क्या पता पड़ जाएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो अपने पास आती है वो है ये वाली। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अगला जो अपना देखो, और कौन से परिवर्तन हो, एक होता है ताप में परिवर्तन, एक होता है गैस का उत्सर्जन। देखो, जब अपन जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, तो गैस का उत्सर्जन हो गया। और हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलेगी तो फ्लास्क क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, जिससे अपन को क्या पता पड़ा है कि भाई ताप में भी क्या हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से अपन को क्या पता पड़ जाएगा कि ताप में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और इस पर जैसे इन सब में से किसी में भी परिवर्तन होगा तो अपन को पता पड़ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, अगला अपन को देखना है भौतिक अवस्थाएं। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परीक्षा में पूछते भी नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि सॉलिड के लिए अपन भौतिक भौतिक अवस्था के रूप में अपन प्रतीक क्या लिखते हैं, S। लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, L। और गैस के लिए लिखते हैं G, या फिर ऊपर का एरो, ताकि गैस क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ती है। ठीक है, सॉलिड ये इसके लिए। अवशेप के लिए अपन क्या लिखते हैं, सॉलिड नीचे की तरफ, क्योंकि जो अवशेप होता है वो क्या होता है, उसके अंदर अभिक्रिया होके और वो क्या बनता है, एक ठोस पदार्थ बनता है। और वो जो पदार्थ है वो नीचे की तरफ बैठता है। ठीक है, उसके बाद में है जलीय विलयन, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, AQ से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अपन भौतिक अवस्थाएं देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, देखो अपन किताब में देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया अपना इम्पोर्टेंट चित्र। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है एक क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा गया था। एक बार 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कुछ करके हैं तो इसके अंदर एक्स गैस का नाम बताओ, ऐसा कुछ करके पूछ लिया था। जो 4 परीक्षण अपन को दे रखे हैं ये रहे, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, या तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद में रासायनिक समीकरण अपन ने देख ही लिए भाई, इन दोनों ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ काम का है नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि भाई रासायनिक समीकरण लिखना ये भी कुछ काम का नहीं है, इसमें से सवाल पूछते नहीं है कभी। ठीक है, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का महत्व क्या है, ये भी अपन ने देख लिया है। फिर इस प्रकार से अपन ने ये वाली भी अभिक्रिया देखी थी, अभी किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। फिर अपन ने ये सारे चरण बिल्कुल नॉर्मल मैंने छोटे से में बता दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना बस। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। भौतिक अवस्थाओं में अपन बताया ये कि भाई ये 4 अवस्थाओं, जैसे गैस, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन और सॉलिड, इन सब के रूप में लिखते हैं अपन। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ये जो छोटी छोटी अभिक्रियाएं होती है ये पूछ सकते हैं संतुलित करने के रूप में, तो तुम ध्यान से देख लेना। ये वाली अभिक्रिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपन आगे देखेंगे जब अपन बायो स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में अपन ये पूरी अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये सवाल आप देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये वाले आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ से सवाल बनेंगे तो छोटे मोटे सवाल सीधे बन सकते हैं, उसके अलावा पहला वाला सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, और अपन इन सारे चैप्टर को इतने आसानी से पढ़ेंगे बिल्कुल रिवीजन करते करते। ठीक है, धन्यवाद।